नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 6 दौर की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन सरकार क्या किसानों को 7वीं बैठक में मना लेगी? ये सवाल इस वक्त फिजाओं में गूंज रहे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सरकार की ओर से किसानों के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ये तारीख और ये समय मुकर्रर किया गया है। एक तरफ बातचीत की टेबल वैसे सजने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि कड़ाके की ठंड में भी किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं लगातार, ताकि उनकी मांगों को सरकार सुने और पूरा कर पाए। ये रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर कब्जा, गाजीपुर बॉर्डर जाम, टिकरी बॉर्डर पर जमे किसान, कहीं आंदोलन में बज रही थालियां, कहीं फसल जला रहे किसान। 33 दिन हो गए, देश के अन्नदाता यूं ही दिल्ली की सीमाओं पर अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यही दिन कट रहा है, यही कपकपाती ठंड में गुजर रही है किसानों की रातें। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए 30 दिसंबर का दिन तय किया है। 30 दिसंबर को दिन में 2 बजे किसानों की सरकार से बातचीत होगी। इसको लेकर केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को चिट्ठी लिखी है। हम आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को बातचीत के लिए 29 दिसंबर दिन में 11 बजे का प्रस्ताव भेजा था। किसानों ने सरकार के साथ प्रस्तावित इस बैठक के लिए 4 प्रस्ताव भेजे थे, जिन पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच अहम बैठक हुई। जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसके बाद में हमने पत्र लिखा है और निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। अगर वो किसान की नजर से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि सरकार से चर्चा नए किसान कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही होगी। हमने ये करा है कि जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। उधर पंजाब के किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। बैठक के बाद जो फैसले लिए जाएंगे उन्हें ये लोग किसान संयुक्त मोर्चा को बताएंगे, जो सरकार के साथ बैठक में शामिल हो रहा है। हमेश कौर जोधे अमृतसर तो आया, वो भी स्टेज पे आ जाना। उस तो पहला जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो किसान की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो पंजाब की किसान यूनियन है उनकी भी बैठक चल रही है। उस बैठक के दौरान जो भी नतीजा होगा उससे किसान संयुक्त मोर्चा को बताया जाएगा, ताकि 30 तारीख को जब सरकार के साथ में उनकी बैठक होगी तो उसमें ये बात को वो साफ कर देंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बदस्तूर जारी है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए यूपी के बौद्ध मठों से कई बौद्ध भिक्षु पहुंचे हुए हैं। अनूठा दृश्य है। यहाँ पर सरकार भी बहुत सारी बातें कहती है। कई सारे लोग कहते हैं कि कुछ खास धर्म, कुछ खास प्रांत का आंदोलन है, लेकिन ये जो तस्वीर है जो हमारे पीछे कुछ बौद्ध भिक्षु हैं, वो भी आकर के अब इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी जो एकता है वो दिखा रहे हैं किसानों के साथ, और ये कह रहे हैं कि किसानों का कोई धर्म नहीं होता है, किसानों की कोई जात नहीं होती है। इस आंदोलन का हिस्सा बनने की क्या वजह है? वजह ये हमारा जो अन्नदाता है यहाँ पे खुले आसमान पर ठंड जाड़े में त्रिपात हो रहा, परेशान है, तो उनके लिए हम हौसला अफजाई के लिए यहाँ। दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुराड़ी का नाम बदलकर किसानपुरा कर दिया। हम यहाँ पे इस ग्राउंड में बैठे हैं और यहाँ एक गांव की तरह बस चुका है और उस गांव का आज नामकरण किया गया है।
जहाँ पे फसल की बुआई भी की गई है, प्याज वगैरह और सब्जी वगैरह लगाई गई है कल, और आज इसका नामकरण किया गया है, इसका नाम किसानपुरा रखा गया है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों की तादाद में किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट से रविवार की रात सैकड़ों किसान पंजाब मेल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तमाम लोगों ने अपने घरों में ताला लगाया और पूरे परिवार के साथ वो दिल्ली के लिए घर से कूच कर गए। ना तो रात की परवाह और ना ही कपकपाती ठंड का। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 500-600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆਂ। उधर फतेहाबाद के अनाज मंडी में 3 राज्यों के करीब 25,000 किसान इकट्ठा हो गए। इन किसानों के खाने पीने के शानदार इंतजाम किए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फतेहाबाद पहुंचे ये किसान भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली में मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कभी उनके हाथों में बंदूक हुआ करती थी और वो हमारे देश की सरहदों पर तैनात थे, लेकिन अब उनकी भूमिका अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिक किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इस वक्त सिंधु बॉर्डर पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी मौजूदगी है। पूर्व सैनिकों के साथ ही साथ सिंधु बॉर्डर पर नौजवान भी भारी तादाद में हैं और वो वहां पर चला रहे हैं लंगर। अपनी जवानी देश की सरहद की सुरक्षा में गुजारी और अब दूसरी पारी में ये पूर्व सैनिक सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कभी इनके हाथों में बंदूक थी, लेकिन अब इनके हाथों में बाल्टी है। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में हिस्सा ले चुके मोहन सिंह अब 72 साल के हो चुके हैं। उम्र बढ़ी है, हौसला वही है। मोहन सिंह सिंघू बॉर्डर पर महीने भर से किसानों की सेवा में डटे हैं। आज आपको क्या लगता है, यहाँ पे आप क्यों आए, क्या सोच के आए? सिंघू बॉर्डर पे ये एक अलग तरीके की सर्विस है। ये भी एक बढ़िया सर्विस है, इसमें हम अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। ये भी एक ऑनेस्ट आदमी का काम है कि अपने भाइयों के लिए फाइट करना। वो फाइट करने के लिए आए। फाइट का मतलब झगड़ा नहीं है, कहने का मतलब कि अपना राइट मांगने के लिए आए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करने में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पूर्व सैनिक हैं तो ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य फौज में शामिल होकर हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने खुद सर्विस की, अब रिटायर्ड है, इनका भाई सर्विस में है और ये खुद सर्विस से है और इनके चाचा सर्विस में है। तमाम ऐसे लोग जिनके परिवार वाले सेना से आते हैं, फोर्सेस में है और वो सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ देश का अन्नदाता सड़क पर है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो आज यहाँ धरने पर बैठा है। पूर्व सैनिक जसविंदर सिंह अपनी बीमार पत्नी और बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उनकी बेटी उन्हें व्हाट्सएप पर वीडियो भेजती है, साथ ही उनसे कहती भी है कि आप मोर्चा फतेह करके ही आना। मैं आपके घर में आपकी बीबी को, बच्चों को, आपके बाप को छोड़कर आया हूँ। जो मेरी बीबी है उसको किडनी प्रॉब्लम है, तो वो फिर भी हमारे जो हम भैंस रखी है, जो गायें रखी हैं, उनको चारा या पानी डाना वो काम संभाल रही है। और जो बुजुर्ग मेरा है वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता, उसका घूट या फ्रैक्चर में है। पर हम ये सोचा कि हमारे मौत के वारंट हैं, जब हमारी ज़मीनें बच जाएंगी तो हमारे जो घर का नुकसान होया वो पूरा हो जाएगा। अगर हमारी ज़मीनें ही नहीं बचेंगी तो हमारे घर का जो नुकसान होएगा वो कहाँ पूरा करेंगे। जसविंदर अकेले नहीं है, उनके जैसे तमाम पूर्व सैनिक इन दिनों सिंघू बॉर्डर पर अपनी नई भूमिका में डटे हुए हैं। पवन सिंह खुद किसान हैं, उनके 3 भाई भारतीय सेना में हैं। यहाँ पवन सिंह लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। परिवार को ये मैसेज है, परिवार ने हमको आशीर्वाद दे के घर से भेजा है कि तुम ये जंग जीत कर आओ। तो हम परिवार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम डटे हैं और तुम अपना काम जारी रखो, तो परमात्मा हमारी ये मांगे पूरी करेगा।
पूर्व सैनिक ही नहीं, पंजाब के तमाम नौजवान आंदोलनकारी किसानों की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। किसानों के लिए जायकेदार पकवान बना रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में कैसे सर्दी को मात दे, ये यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर किसानों को खूब आता है। तो आप देखिए, गर्मा गर्म खीर, आप देखिए कितना गाढ़ा है ये दूध, और लाल करके बिल्कुल खीर को तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है सेवा, और सेवा में युवाओं की फौज जिस तरह से कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अब देखिए, ये तो गुरलाल है, गुरविंदर है, रायदीप है, और ये भी 21 साल के युवा हैं। चारों लोग तरन तारण से आए हैं। हरविंदर, गुरकिरत और रायदीप करीब महीने भर से सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिन रात यहाँ लंगर चलता रहता है और तीनों नौजवान लंगर में पकवान पकाने में जुटे रहते हैं। हम अपने हक के लिए मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, अपने हक लेने के लिए। वो हक लेने आए हैं तो ये तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहता है। हाँ जी। और सबसे छोटा है गुरविंदर। गुरविंदर, ठंडा नहीं लगता? क्या क्या खा रहे हो आप, बताओ। चलो, दाल और खीर। कुछ सेवा भी की कि सिर्फ खाना हो रहा है? सेवा भी की है। सेवा भी की है। क्या क्या किया सुबह से काम? चलो सबको बताओ, सुबह से क्या क्या सेवा की? चाय बरताई है, भांडे धोते, बस सबको पिलाई, सब्जी बरताई है। अच्छा, काटी थी आपने? नो। बनाई? कौन सी सब्जी बनाई? दाल। दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन चलते हुए पूरा महीना बीत चुका है। कंपकपाती ठंड में किसान अपने हक के लिए आंदोलन पर हैं, तो उनकी सेवा में नौजवान और पूर्व सैनिक भी जुटे हुए हैं। इन्हें देखकर तो जय जवान और जय किसान का नारा बरबस याद आ जाता है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ सरकार 30 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो आगे की रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से किसानों की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से 30 दिसंबर को बातचीत होगी। उसका क्या नतीजा निकलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से जो तैयारियां थी उसको भी ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप अगर सामने देखेंगे तो पहले ये एक छोटा स्टेज हुआ करता था, लेकिन आज उस स्टेज को हटाया जा रहा है। लेकिन इसको हटाने के पीछे की वजह ये नहीं है कि ये खत्म हो रहा है, दरअसल इसके पीछे और बड़ा स्टेज बनाया गया है। आप देख सकते हैं उस पर लिखा है किसान मजदूर संघर्ष। और कहीं ना कहीं अब जब यहाँ पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो जितने भी यहाँ पर किसान संगठन थे उनको लगा कि और ज़्यादा किसानों को यहाँ पर रखने के लिए बड़े स्टेज की ज़रूरत होगी, और इसी के लिए यहाँ पर बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। किसानों ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इस बार भी सरकार से जो बातचीत होगी उसमें साफ तौर से कहेंगे कि तीनों जो नए कृषि कानून हैं उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, उससे कम पे वो मानेंगे नहीं, और जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक उनका संघर्ष चलता रहेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर पर जितनी व्यवस्था थी उसको और बड़ा किया जा रहा है, ताकि आगे से कोई भी किसान यहाँ पर आता है तो उसके रुकने और ठहरने की और उसके आगे जो बातचीत होती है किसानों की उनके नेताओं से, उसके लिए एक बड़े स्टेज की ज़रूरत थी, और इसीलिए अब यहाँ पर छोटे स्टेज को हटाकर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। सिंघू बॉर्डर से मुनीश पांडे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल की सौगात दी है किसानों को। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक ये ट्रेन चलेगी। 2132 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 40 घंटे में तय की जाएगी। किसानों के आंदोलन के बीच किसानों के लिए किसान रेल की ये 100वीं सौगात है। 100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और चल पड़ी किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार की ओर। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है।
इस 100वीं किसान रेल के जरिए संगोला के अनार बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, नागपुर के संतरे बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, बेलवंडी कोपरगांव का खरबूजा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की फसलें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में बेची जा सकेंगी, पूर्वोत्तर और बंगाल की फसलें महाराष्ट्र की मंडियों में बेचा जा सकेगा। इस किसान रेल में कई खासियत है, पहले वो समझिए। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं, ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह हैं। किसान रेल चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज है, ट्रेन में जल्दी खराब होने वाले फल सब्जी रख सकते हैं। किसान रेल की एक और खास बात है, ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था। सवाल यह है कि किसान रेल की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं, समझिए इसे। किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकता है। बंगाल में मछली सस्ती है तो किसान महाराष्ट्र में मछली बेच सकता है। किसान को किसान रेल के किराए में 50% की छूट मिली है। ट्रेन से फसल भेजने की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के किसानों को संदेश दिया कि किसानों के लिए मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और नीयत बिल्कुल साफ। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आपको बता दें कि ऐसी पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाती है और अब किसानों के लिए ये 100वीं किसान रेल किसानों को बेहतरी की ओर ले जाने वाली ट्रेन बनी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। पीएमसी घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी उषा राउत को ईडी ने समन क्या भेजा। संजय राउत अपना आपा खो बैठे, बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ आरोप लगाते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जो तस्वीर देखी वो आप भी देखिए। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। आप भी सोच रहे होंगे कि शिवसेना नेता संजय राउत आखिरकार इतने भड़के हुए क्यों हैं। इतने भड़के हुए हैं कि पंगा लेने वालों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जो करना हो कर लो। सर, बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखे मैंने आप जैसे। दरअसल संजय राउत की पत्नी उषा राउत को ईडी ने समन भेजा है। एजेंसी ने एक मामले में 50 लाख रुपए के लेन देन पर उषा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि एक ट्रांजैक्शन है जिसमें वर्षा राउत ने एक माधुरी राउत नामक व्यक्ति से 55 लाख का लोन लिया है। माधुरी राउत प्रवीण राउत की वाइफ हैं। प्रवीण राउत HDIL कंस्ट्रक्शंस की सब्सिडियरी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। HDIL कंपनी के प्रमोटर्स सारंग और राकेश वधावन PMC बैंक स्कैम में मुख्य अक्यूज्ड हैं और इसीलिए वर्षा राउत को अब समन कर इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों ने ईडी के दफ्तर 29 दिसंबर को बुलाया है। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बना दिया है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई PMC बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था?
वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। जिन शहीदों ने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को एक रखा, उस देश को तोड़ने की बात शिवसेना करती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, शरद पवार जी से, क्या शिवसेना की इस देश को तोड़ने की बात से वे सहमत हैं? उनकी चुप्पी क्यों है, उनका मौन क्यों है? उषा राउत को मिले ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए तो शिवसेना नेता संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत अपना आपा खो बैठे, बीजेपी को नशा उतारने तक की धमकी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। जो करना हो कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने जिस तरह से अपना आपा खोया, बीजेपी ने उसे भी मुद्दा बना दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर संजय राउत इतने ताव में क्यों आ गए। संजय राउत जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करने वाली कांग्रेस और देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे हैं तो उनके दिमाग में इसी प्रकार का विचार आएगा। मैं उनको इतना ही कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश एकात्म है, देश और सक्षम होते जा रहा है। यह पूरा मामला पीएमसी बैंक घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। शिवसेना और एनसीपी इसे सियासत से प्रेरित मामला बताने में जुटी है, तो बीजेपी को इसी बहाने महाराष्ट्र में सियासत गरमाने का मौका मिल गया है। विवेक सिंह, मुंबई, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक तरफ महामारी के बीच पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस जश्न के माहौल में अपनी बारूदी साजिशों के जरिए जहर घोलने की कोशिश में लगा हुआ है। लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने की तरह तरह की रणनीति तैयार कर रहा है। आज तक को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके जरिए ये पता चला है कि दरअसल ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले से पूरा देश थर्रा उठा। वायुसेना के अड्डे में आतंकियों का घुस जाना और आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन वाकई दहलाने वाला था। इस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत बड़ा आतंकी हमला था। मौलाना मसूद अजहर के आतंकियों ने पठानकोट में ये तांडव मचाया। नए साल पर एक बार फिर से नापाक आतंकी कर रहे हैं दहशतगर्दी की प्लानिंग। पठानकोट जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद कर सकते हैं हमला। नए साल के रंग में बारूद खोलना चाहते हैं आतंकी। 2020 की विदाई हो रही है और 2021 के वेलकम की तैयारी हो रही है, और इसी बीच पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की हो रही खुफिया बैठकों का भी भेद खुल रहा है। जी हां, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन भारत को दहलाने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं।
आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का नए साल पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में पठानकोट जैसे बड़े आतंकी हमले कराने का मंसूबा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से तैयार डोजियर के मुताबिक लश्कर, जैश और दूसरे आतंकी संगठनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए कई बैठकें हुई हैं। IB इनपुट्स मिलने के बाद पठानकोट में मिलिट्री बेस पर संभावित आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स का मंसूबा इन आतंकी संगठनों को साथ लाकर कश्मीर घाटी और पंजाब में हमलों को अंजाम देना है। आतंकी संगठनों को जोड़ने के लिए नवंबर-दिसंबर में पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में बैठकों के कई दौर हुए हैं। पाकिस्तान नए साल में अपने नए लॉन्च पैड से एक बड़ी आतंकवाद की घटना को अंजाम देने का बहुत गंभीरता से प्रयत्न करने जा रहा है। देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हिंदुस्तान का मनोबल कमजोर करने के लिए ये कई सालों से, कई डिकेड से उसकी कोशिश रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकियों का पाकिस्तान के शकरगढ़ लॉन्च पैड्स पर जमावड़ा है। ये आतंकी पठानकोट जिले के बामियाल क्षेत्र से घुसपैठ करने की फिराक में है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि इन आतंकियों की कमान शकरगढ़ स्थित आतंकी सरगना के हाथ में बताई जाती है, जो ड्रोन्स और हेक्साकॉप्टर उड़ाने के एक्सपर्ट हैं। एक इनपुट से पता चलता है कि पाकिस्तान के नारोवाल इलाके से पंजाब में डेरा बाबा नानक तक हथियारों की खेप ड्रोन्स के जरिए भेजने का प्लान बनाया गया है। आतंक के इस नापाक प्लान के मद्देनजर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा के उस पार से जहां पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश में आतंकवादियों की जुटा हुआ है, तो वहीं दिल्ली के लिए भी नए साल के लिए सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट है। दिल्ली में सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे सकें, इसके लिए सुरक्षा की खास तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि सीमा के उस पार इंटरनेशनल बॉर्डर से कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश आतंकवादियों की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि लॉन्च पैड पर लश्कर और जैश के आतंकवादियों को इस समय पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रखा है, जिसका साफ मकसद है कि भारत में बड़े आतंकी हमले कराना। ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने एक कोड वर्ड तैयार किया है, जिसका नाम है परिंदा। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे डिकोड कर लिया है। पाकिस्तान जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ, सांबा और हीरानगर सेक्टर से हथियार भेजने के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की ड्रोन भेजने वाली चाल की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। खुफिया सूत्रों ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। उससे पता चलता है कि पिछले एक सप्ताह में ही पाकिस्तान की तरफ से 5 से ज्यादा बार ड्रोन से हथियार और सुरक्षा बलों की रेकी करने की असफल कोशिश की जा चुकी है। तो पाकिस्तान की अभी नई जो टैक्टिक्स हैं वो है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। घुसपैठिए फिर भी आएंगे, लेकिन बगैर हथियार के आएंगे, जिनको पकड़ना मुश्किल है। ये अभी 4 नगरोटा में मारे हैं। अगर इनके पास हथियार नहीं होता तो शायद ये निकल जाते ट्रक में बैठ के। तो वो चाहते हैं कि हथियार और सामान ड्रोन से गिराया जाए और घुसपैठिए फिर भी आते रहें। आज के दिन दुनिया में टर्की एक ऐसा मुल्क है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे है। उसने अभी अज़रबैजान को भी इन्हीं ड्रोन के जरिए मदद करके आर्मेनिया को नुकसान पहुंचाया है। तो भारत के लिए एक नई समस्या है। पाकिस्तान के पास ड्रोन की कमी नहीं होगी, क्योंकि टर्की उनको देता रहेगा। लेकिन इसके लिए भारत की तैयारी भी पूरी है। बॉर्डर पर BSF 12 जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहा है। नया एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर और सेंसर से लैस होगा। साथ ही इसमें 360 डिग्री निगरानी करने की भी प्रणाली मौजूद होगी। इसके जरिए भारतीय सीमा में आने वाले किसी भी ड्रोन पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इसका जैमर इतना ताकतवर होगा जिससे 5 सेकंड से भी कम समय में सिग्नल जैम किए जा सकेंगे। अगर पाकिस्तान एक हाथ चल रहा है, तो भारत उससे 2 हाथ आगे निकलकर उसके नापाक मंसूबों को तबाह करने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। और जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश में जुटा हुआ है।
जिसमें हाल ही में अरनिया सेक्टर, इसके अलावा आरएसपुरा और सांभा सेक्टर में हथियार भेजने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसको असफल कर दिया। दिल्ली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पाकिस्तान के इन तमाम नापाक करतूतों को ध्वस्त करने में भारत की सुरक्षा एजेंसियां और लगातार भारतीय फौज लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच देश के जहन में ये बड़ा सवाल है कि नए साल का इस्तकबाल कैसे होगा। राजधानी दिल्ली में क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, रात में किस तरह के इंतजाम होंगे 31 दिसंबर को, और जब 12 बजे साल 2021 की 1 तारीख की घड़ी की सुई इस ओर दस्तक देगी तो फिर माहौल कैसा होगा। लोगों के जहन में चल रहे इन तमाम सवालों के बीच आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी और उसके वायरस के बीच हर साल के मुकाबले इस बार का जश्न थोड़ा अलग रहने वाला है। दिल्ली में इस साल नए साल का जश्न मना सकते हैं? क्या आपको होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में जाने की इजाजत है? दिल्ली एनसीआर में 2021 के वेलकम का प्लान क्या है? क्या दिल्ली एनसीआर में आयोजित होंगी नए साल के कार्यक्रम? 2020 की विदाई पर सरकार ने कौन कौन सा पहरा बिठाया हुआ है? 2020 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी दुनिया 2021 को वेलकम करने के लिए बेताब हो रही है, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन जश्न के इस माहौल के बीच दहशत बनकर खड़ा है। जी हां, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए वायरस ने समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत में दिल्ली समेत तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तगड़ा पहरा है। इसके बावजूद भी लंदन से आए कई यात्रियों की देश के अलग अलग हिस्सों में तलाश चल रही है। लेकिन खौफ के इस साए के बीच कैसी होगी साल 2020 की विदाई और कैसा होगा 2021 का वेलकम, हर कोई ये जानना चाहता है। क्योंकि नया साल कोरोना महामारी के बीच आने वाला है, ऐसे में लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसे मनाने की तैयारियां कर ली हैं। इसी के साथ न्यू ईयर ईव के लिए शहर के मॉल्स, बार, नाइट क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस में पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन गाइडलाइंस के साथ। इस वक्त हम लोग दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोविड का माहौल है, कई सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कनॉट प्लेस इलाके में कई सारे बार हैं जिनको सीधे तौर पे प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अगर उनकी संख्या 100 लोगों की है तो सिर्फ 50% यानी 50 लोग ही बार में मौजूद रह सकते हैं। वही विद फैमिली घर पे ही होगा। अभी तो कोरोना की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी प्लान नहीं है कि बाहर जाएं या कुछ भी। और रेस्टोरेंट में भी कई सारे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए भी कर रहे हैं, तो क्या कहीं जाने का प्लान है? नहीं, उसको भी अवॉइड करेंगे। अभी घर पे विद फैमिली, अभी ऐसा कुछ भी नहीं, ड्यू टू कोरोना भी घर में। 31 दिसंबर की नाइट के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा आर.के. पुरम इलाके में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस जिले के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार के मालिक हैं, उनके साथ मीटिंग की है और कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के लिए नए साल को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, अब आपको बताते हैं। किसी भी पब, रेस्टोरेंट या होटल की क्षमता से आधे ही लोगों को अंदर आने की अनुमति दी गई है, यानी अगर 100 लोगों के बैठने की जगह है तो 50 लोगों की ही परमिशन है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी नाबालिग को शराब परोसने की अनुमति नहीं दी गई है। ईव टीजिंग ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इधर हमने जितने भी होटेलियर्स हैं, पब, डिस्क और बार के ओनर्स हैं, उनको बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि किसी भी तरह की जो हमारी गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन भारत सरकार की, वो टूटनी नहीं चाहिए और टाइमली पब्स, डिस्क और बार्स बंद हो जाएं। जो गैदरिंग रहती है, जैसे कि गाइडलाइन में कहा गया 50% ऑफ टोटल सीटिंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए और बेसिकली कोई भी ईव टीजिंग का केस सामने नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे। ये सारी तमाम चीज़ें जो कोविड गाइडलाइंस के तहत आती हैं, वो उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि 31 दिसंबर की नाइट को लेकर नोएडा में भी सख्ती की गई है। नए साल के कार्यक्रमों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। नए साल की सभी पार्टियों में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता एवं अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नए साल के कार्यक्रमों में डीजे या फिर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल न्यायालय के आदेशों के मुताबिक ही होगा। अगर कोई न्यू ईयर की पार्टियों या कार्यक्रमों में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है या फिर इनका उल्लंघन करता है तो उस पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे आज तक का सबसे बड़ा धमाका, नए साल का ऐसा जश्न जिसे आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से आप बाहर नहीं जा रहे हैं और आपकी पार्टी कैसे होगी, तो ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप टीवी पर लगाइए आज तक और उसके बाद रिमोट को रख दीजिए साइड में। वो इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने सिर्फ आज तक पर। हमारे साथ होंगे कोरोना काल के सुपर हीरो सोनू सूद, तो वहीं एंटरटेनमेंट के बड़े बड़े सितारे जो आपका फुल एंटरटेनमेंट करने के लिए हैं पूरी तरह से तैयार। उसका एक ट्रेलर देखिए। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।